अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड दो और तीन अलग अलग है चीजें की, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर आप आर डी शर्मा देखोगे या तो फिर कोई भी रेफरेंस बुक देखोगे, उन्होंने कुछ मेथड में आप लोगों को अलग लगेगा और एनसीईआरटीज में अलग लगेगा। आप लोग जो है एक मेथड पे स्टिक रहिए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एनसीईआरटी एग्जांपल देख लेते हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब ऑलरेडी इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज ₹35 एंड द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल इज इतना सो एंड सो। और यहाँ पे पूरी इक्वेशन आप लोगों को बन चुकी है। अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, वैसे तो सभी बुक्स में अच्छे से दिया है, लेकिन एक मेथड पे स्टिक करना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर मेथड। बाकी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल, ये सबसे वैसे तो लास्ट मेथड है। इसके बाद मोस्टली हम कह सकते हैं 70-80% आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मेनली सिर्फ एक चीज यहाँ पे रहती है कि ये वाली जो एक पर्टिकुलर मेथड है ना, उसमें बहुत लोग गलती भी कर देते हैं। बहुत बच्चे जो है इसे गलत तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पे 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 35 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 28। ऐसे ये दो अपने को यहाँ पे से इक्वेशन मिल चुके हैं। अब सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करिए, चेंज करिए। देखो इन्होंने किया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टैंडर्डाइज फॉर्म। आप लोगों को पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट होते ही पहले ही आप लोगों को सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूं मैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होता है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लेके आए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। सी नो नीड टू टाइप द अननेसेसरी कमेंट मीर, ये दिया हुआ है, मैं वही तो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर पूछता हूं तो मुझे कमेंट सेशन में बताना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको कभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको जब भी कहा जाए कि सॉल्व करो, तो सबसे पहले कोई भी जो भी इक्वेशन है ना, उसको कन्वर्ट कर दो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्ट में तो इतना तो कुछ है नहीं, ऑलरेडी एक्स और वाई तो आपको वहां पे एलएचएस में मिलेगा। शायद अगर इस तरीके से जो कांस्टेंट टर्म आरएचएस पे है उसको आप लेके आओ एलएचएस पे, लेफ्ट हैंड साइड। और मोर एल्स अगर दिया हुआ है एज इट इज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है इसके लिए हमको सॉल्व करना था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को, जो हम लोगों ने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो सीखा था वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए A1 आपका क्या दिया है और A2 अपने को क्या दिया है वो देख लेते हैं। रेशियो नहीं निकालना है, रेशियो, बट हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे A1 विथ साइन, साइन के साथ मेंशन करना है। जैसे ये है 5 और ये है 2, प्लस है तो इट्स ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं B1 और B2 दोनों। अब यहाँ पे B1 और B2 कितना है, देखो ये है 3 और ये है 4। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 एंड 4। और फाइनली हमारे यहाँ पे C1 और C2 जो दिया हुआ है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं विथ साइन। यहाँ पे C1 दिया हुआ है -35 और यहाँ पे C2 जो दिया हुआ है वो है -28। तो यहाँ पे -35 और विथ साइन -28। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो गया व्हाट वी हैव टू डू एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लिख लोगे x अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, बस इतना आपको करना है। इतना आपको करना है। यहाँ पे कोई भी जगह पे देखो माइनस नहीं है, कोई भी जगह पे यहाँ पे माइनस नहीं है। अब आप आर डी शर्मा में या तो फिर कोई दूसरी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, कई जगहों पे यहाँ पे माइनस होता है। मैं अभी खाली ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने -5 देखा होगा, कई जगहों पे आपने यहाँ पे माइनस देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन अपने जो मैंने आपको मेथड सिखाई बहुत ही सिंपल है, किधर भी माइनस करना नहीं है, दैट्स इट। माइनस आपको किधर भी करना नहीं है। कई बुक्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे
कि यहाँ पे ऐसी मेथड है, इधर अलग मेथड है, और शायद एनसीईआरटी में भी या कहीं पे भी आपको लग रहा है एक ही जगह पे दो मेथड दी हुई है, भूल जाओ, आंसर सबका एक ही आने वाला है, अप्रोचेस सबके। लेकिन होता क्या है, कई बार इट इट प्रोड्यूसेस सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल सी चीज है, अपने को यहाँ पे एक्स वाई और वन ये लिख लिया हम लोगों ने, बस ये हमारे पास ऊपर जो ये नंबर्स है ना, बस इसका ही खेल है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब इसे ये मेथड को भी हम क्रॉस क्यों कहते हैं, हम लोग आते हैं। देखिए, एक्स के जो कोएफिशिएंट थे वो कौन होते थे, ए और ए वन और ए टू होते थे। उनको भूल जाओ, उनको भूल जाओ, एज ऑफ के लिए उनको भूल जाओ। ये तो अभी बचते कौन है, थ्री और फोर, यानी कि बी के वाई के कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म के। तो ये दोनों जैसे लिखे हुए हैं ना, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे इधर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए थ्री, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं फोर, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा -35, और यहाँ पे -28। सिंपल। अब y की जो कोएफिशिएंट है, y के, यानी कि ये जो b1 और b2, उसको भूल जाओ, जो है जिनके खुद के उनको भूल जाओ। तो बाकी कौन रहते हैं, ये वाले कांस्टेंट टर्म के, और ये जो x के जो कोएफिशिएंट्स थे वो। तो आपको अभी इधर कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग ये ले, ये वाला ले पहले, या तो ये ले। तो सिंपल सा है, इसकी कंटिन्यूटी कंप्लीट रहे, ये जो कंटिन्यूटी है ना -35 -28, तो वही का वही यहां लिख देने का, -35 -28। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, जब y की बारी आती है तो y के टाइम पे हम लोग b1 और b2 नहीं लेंगे, उसके खुद के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। हम कौन से लेंगे, कांस्टेंट टर्म के और x के। तो ऑलरेडी हमने कांस्टेंट टर्म के ले लिए, अब कौन सा बाकी रहा, 5 और 2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 और 2 यहाँ पे। अब आ जाते हैं कांस्टेंट टर्म पे। तो कांस्टेंट टर्म की जो यहाँ पे वैल्यूज है वो नहीं लेनी है हमें। उसके अलावा कौन होते हैं, एक्स और वाई, तो वो लेना है। तो उसमें भी हम पहला कौन सा ले, क्योंकि हमारे पास तो एक्स के भी कोएफिशिएंट्स है, वाई के भी है। तो कौन सा पहला ले, सिंपल सा, ये जो लास्ट है ना, कंटिन्यूटी बरकर एक क्लोज्ड साइकिल होती है ना वैसे। तो ये 5 और 2 है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे 5 और 2। 5 और 2 ऑलरेडी हमने लिख लिया। तो ये कौन बाकी रह गया, 3 एंड 4। तो इसको हम लिख लेते हैं लास्ट में 3 एंड 4। अब देखो आपने सही किया है या गलत किया है, वो ऑलमोस्ट यहां से चेक हो जाता है। कैसे, ये जो फर्स्ट टर्म है आप यहाँ पे देख रहे हो 3 एंड 4, ये आपका लास्ट टर्म होना चाहिए है, 3 एंड 4। ये कंटिन्यूटी है, देखो यहाँ पे -35 -28 यहाँ था, इसके साथ यहाँ कंटिन्यूटी है, 5 और 2 था, और यहाँ भी 5 एंड 2। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये कंटिन्यूटी बताता है। देखो सिंपली याद रखना है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है यहाँ पे, आप लोग सिंपली याद कर सकते हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आरडी में और कई बुक्स में आप लोगों को यहाँ पे माइनस दिया होगा, ये भी कुछ चेंज किया होता है, बीच वाले टॉपिक्स, बीच वाला जो है वो भी यहाँ पे आपको चेंज किया होता है। तो टू आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये भी एकदम सिंपल, मैंने इजी मेथड यहाँ पे बता दी। आपको करना क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म 1 लेना है, अपॉन में ये डिनोमिनेटर है, अपॉन में यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल नाम ही ऐसा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, देखो x जो होता है क्रॉस होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इसीलिए इसका नाम हो गया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए इसका नाम हो गया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन एक खाली बीच में ये है कि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में आपको माइनस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब इसमें भी हम पहला कौन सा ले, ऑब्वियसली ये 3 पहला है, ये 3 पहला है। तो हम क्या करेंगे, ये -28 मल्टीप्लाई बाई 3 पहले लेंगे, और 4 इंटू -35 हम लोग बाद में लेंगे। सिंपल सी चीज है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, बता दीजिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, बताइए। यहां तक का आइडिया कंप्लीट क्लियर। ये कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, यहां तक होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और दूसरी एक चीज, अनटिल एंड अनलेस, अनटिल एंड अनलेस अगर एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को एग्जामिनर या स्कूल में जहां भी आपको नहीं कहता, मान के चलो ये कह दिया कि इसको सॉल्व करो, इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, सॉल्व द फॉलोइंग, ये मैं भी क्लियर कर रहा हूं, आपको खाली इतना लिख दिया, सॉल्व द फॉलोइंग,
तो आप चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो। चार मेथड है आपके पास, चार मेथड है, तो चारों चार मेथड में से कोई भी एक मेथड पे जाके आप रिलायबल हो सकते हो। और मोस्ट ऑफली एलिमिनेशन से हम लोग ज्यादा क्रॉस करते मींस कट करते हैं। लेकिन ये गेम, ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो पबजी वालों के लिए बहुत अच्छा है। क्रॉस यानी मारपीट करना, यहाँ पे वायलेंस, ठीक है। ऐसा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन पबजी वाले जो होंगे उनको ये ज्यादा अच्छा लगेगा, क्रॉस यहाँ पे कट करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जस्ट किडिंग। सो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीकों से मैंने समझा दिया है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे देखिए, x यहाँ पे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 28 के साथ, ना जो जो वैल्यू है ना उसके साथ। अगर आप करके देखोगे, जैसे 28 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 84 आता है, लेकिन -84, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा -84 ऐसे। और हो ना तो ब्रैकेट में ले लेने का, ब्रैकेट में -84। फिर कंपलसरी देखना अभी, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखो, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 140 होता है। तो वो भी हमको ले लेने का -140। क्यों माइनस मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था। अब मैंने आपको क्या कहा था, दोनों के डिफरेंस, तो बीच में यहाँ पे कर देना है आपको माइनस, ऐसे बीच में आपको कर देना है यहाँ पे माइनस। इज इक्वल्स टू, वाई की बात करते हैं अब, यहाँ पे वाई की बात करते हैं। वाई में अगर हम देखते हैं तो 35 टू जा हमको पता है 70, और कैसा माइनस, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -70, -70। और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो 28 फाइजा, 28 अगर फाइजा करते हैं तो 140, 140, लेकिन कैसा -140। यहाँ पे ये वाला देखो 28, यहाँ पे गलती होती है, इसीलिए मैं एकदम एकदम वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे जा रहा हूँ। पहले तो ये 28 इंटू 5 करेंगे तो इसका आंसर आता है -140 आता है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -140 पहले तो। लेकिन बीच का यहाँ पे भी जो, ये क्या है, मेथड का है, ये मेथड का सब्ट्रैक्शन है ये वाला। जबकि ये ब्रैकेट्स में मैंने लिखे हुए हैं ना, वो साइन है, वो कई बार हो भी सकते हैं और कई बार नहीं भी हो सकते। अब यहाँ पे तो एक्चुअली ये एक साथ लिखा जाता है। एक्स, आपकी नोटबुक तो आपके फुल स्केप लैंडस्केप पे आप अच्छे से लिख सकते हो इसको, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ ऐसे, इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे अपॉन 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे 5 4 देखो यहाँ पे तो कोई नेगेटिव टर्म है ही नहीं, तो 5 4 20, और यहाँ पे 2 3 6, लेकिन 20 - 6 ऐसे हम लिखेंगे, 20 - 6। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस, सिंपल। अब इंडिविजुअल सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब x अपॉन, अब यहाँ पे आप सोचो, ये -84 है। अब ये ओरली सोचना, क्योंकि एक एक चीज लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है इस पे। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दिमाग लगाइए। माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है। अब ये 84 है और ये 140 है, तो +140 -84, सिंपल सी चीज है। 140 में से 84 को माइनस कर दो, 140 में से 84 को आप माइनस कर दो तो 56 आएगा आंसर, और वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे हम ले लेते हैं 56 इज इक्वल्स टू y अपॉन यहां पे देखिए, ये वाला क्या है, माइनस माइनस प्लस होगा, सिंपल सी चीज है, माइनस और माइनस प्लस होने वाला है। तो ये 140 अब पॉजिटिव हो गया, यस 140 पॉजिटिव हो गया, और उसमें से 70 को माइनस कर दो। यस भव्य, बहुत अच्छे, 70 तो यहाँ पे चला गया 7070। और फाइनली ये तो सिंपल है, 20 में से 6 को रिमूव कर दो, 20 - 6, तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो ये आपका आंसर आ गया 1/14, 1/14। अब इसका मतलब क्या होता है पता है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला सेकंड वाले के इक्वल है, सेकंड वाला थर्ड वाले के इक्वल है, यानी कि तीनों के तीनों एक दूसरे से इक्वल है। तो हमें करना क्या है, ये x वाले को हम इक्वेट कर देंगे इसके साथ, पहले वाले के साथ। ये जो x वाला है इसको भी हम इक्वेट कर देंगे इसके साथ, और ये जो सेकंड वाला है उसको भी हम लोग इक्वेट कर देंगे इसके साथ, दोनों को 1 1 करके।
अब देखिए यहाँ पे x अपॉन 56, x अपॉन 56 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14 एंड यहाँ पे y का y अपॉन 7070 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14। सिंपल। अब x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 14। 56 ऊपर चला जाएगा ना भैया, ये डिनोमिनेटर में यहाँ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 14 4 जा, तो फाइनली x की वैल्यू आ गई आपको, x इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 14, तो हमें पता है ये 14 5 जा, यस आंसर आ गया है। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5। है इतना इजी, समझ में आया भैया पूरी मेथड। अभी एक आध दो मैं और ले लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बताइए x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आपको लिखना है, अगर ये वर्ड सम है, अगर ये वर्ड सम होता है तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि ये x आपने क्या लिया था, ऑरेंज लिया था, तो कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज इज इक्वल टू सो एंड सो, एंड जो एप्पल का प्राइस था तो एप्पल की प्राइस जो है सो एंड सो। परफेक्टली ओके। बस मेन चीज क्या है पता है, मेन चीज है ना ये वाली भी नहीं है, ये तो आप कर सकते हो, ये सॉल्यूशन भी आप अच्छे से कर सकते हो ये वाला। मेन चीज यहाँ पे ये जो है ना सबसे मेन पार्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ये वाला है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना कई बार ये गलती कर लेते हैं। सो आई होप ये आप लोगों को कंप्लीट समझ में आएगा। अभी एक आध और हम लोग ले लेते हैं। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको कई जगहों पे ये माइनस दिखाई देगा, ये है, ये 1 वाला है कई जगहों पे, तो इसको सबको पॉजिटिव रखो, x y और 1। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है, इसको स्टैंडर्ड, जो भी आपको इक्वेशन दिया ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट्स इट। नहीं करोगे ना तो फिर वहां पे आपको यह माइनस ये होता है, रिमेंबर करना, लेकिन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, उसका रीजन ये है कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। वरना आप इस चीज को ऐसे भी, ये वाला जो नॉर्मल इक्वेशन दिया हुआ है ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको भी सॉल्व तो कर ही सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फिर यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। फिर वो क्या होता है, एग्जाम टाइम पे अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कौन से में -1 था, किस में प्लस था। तो वो इससे अच्छा, लेट इट मेक इट वेरी सिंपल कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, फिर उसको सबको पॉजिटिव दे दो, दैट्स इट, बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं ये वाले में। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, बैंगलोर से एक बस स्टैंड से, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwanthpur, the total cost is itna. And if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to so and so, the total cost is 74. Find the fare from the bus stand to so and so and इधर से इधर तक। अब देखिए यहाँ पे एक टिकट की प्राइस क्या है मलेश्वरम की, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं ले लेता हूँ x। और यशवंतपुर की प्राइस कितनी है, मींस एक टिकट की, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं y ऐसे डायरेक्ट ले ले। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपली दैट इज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। और दूसरी इक्वेशन जो है, 3 टिकट्स है तो 3x 5 यानी कि 5y इज इक्वल्स टू 74। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये जो 46 है उसको हमको लेके आना पड़ेगा इस साइड यानी माइनस में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x, या तो फिर नीचे में यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से, तो आपकी दो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका दो इक्वेशन इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल, a1 अपॉन a2, सॉरी a1 इज इक्वल्स टू एन a2, यहाँ पे कंपेयरिंग द रेशियो नहीं करना है। तो यहाँ पे a1 2 और 3 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। उसके बाद b1 और b2 हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, b1 और b2, b1 और b2 यहाँ पे दिया हुआ है 3 और ये है 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। और फाइनली यहाँ पे हम लोग c1 और c2 निकाल देते हैं। अब C1 एंड C2 विथ साइन, ये है -46 और ये है -74, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -46 और ये -74, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन
इज इक्वल्स टू अकेला +1 अपॉन, सिंपल सी चीज है। मैंने आपको क्या कहा था, x जो होता है उसके कोएफिशिएंट्स को मत छुओ। x के खुद के कोएफिशिएंट्स कौन है, a1 और a2, उसको मत छुओ। उसके अलावा कौन है, b1 मींस ये y वाले और कांस्टेंट, उन दोनों को एज इट इज लिख दो ऐसे, 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे -46 और यहाँ पे -74। फिर मैंने आपको कहा था कंटिन्यूटी बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक इट अ कंटिन्यू, तो ये जो टर्म है उसको यहाँ के यहाँ पे लिख दो, याद करने की भी जरूरत नहीं है। और y वाला जो टर्म होता है, y वाला, उसके कोएफिशिएंट्स कौन होते हैं, ये b1 और b2, तो उसको भूल जाओ, उसको नहीं लेना है। कांस्टेंट टर्म और ये x वाले के टर्म, x वाले के कोएफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म हम पहले लिख लेंगे कंटिन्यूटी रखने के लिए, -46 और यहाँ पे -74, तो बचेगा कौन, ये वाला 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 एंड 3, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 एंड 3, तो यहाँ पे बचा कौन, 3 और 5 ही बचा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 और 5। अब देखो आपने सही किया या गलत किया वो यहाँ से ही पता चल जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन स्टार्टिंग क्या है, 3 और 5, यहाँ भी एंडिंग क्या है, 3 एंड 5, फिर ये और ये, यानी कि कंटिन्यू और क्लोज जो साइकिल है, ये कंटिन्यू एंड क्लोज जो साइकिल। अब सिंपल मैंने आपको बताया था, करना क्या है कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे ले लेते हैं, या तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स एक्स अपॉन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है ले लेते हैं, -74 इंटू 3 करोगे, यहाँ पे -74 इंटू अगर आप 3 करते हो तो 222 आएगा, 222, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -222 यहाँ पे। और बीच में जो साइन होती है माइनस की, वो तो आपको पता ही है, माइनस तो हमको रखना ही पड़ता है। और यहाँ पे 46 इंटू 5 करना है आपको, 46 इंटू 5 अगर आप करते हो तो 230 आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -230 ऐसे, और ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं y के टर्म्स में, y, और यहाँ पे ये होगा 46 इंटू 3, सिंपल सी चीज है, 46 इंटू 3 करके देखोगे तो 138 आएगा आपका, तो लेकिन माइनस में, तो -138 माइनस, यहाँ पे अगर आप देखते हो 74, ये आंसर आएगा। देखो आंसर तो लाना है तो तुरंत ला सकते हैं, बट कई ऐसे है कि जिन लोगों को ये मेथड नहीं समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए ये हो जाएगा आपका 74 इंटू 2, पहले समझिए 74 इंटू 2, तो ये होता है आपका -148, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा -148 ऐसे, ये वाले टर्म को, और ये बीच वाला जो माइनस है ये वाला, सिंपल। और ये वाला तो डायरेक्ट ओरली लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह भी नहीं है इसीलिए मैं डायरेक्ट ओरली लिख लेता हूँ। 5 टू जा क्या होता है, 10, 5 टू जा 10, सिंपल सा है। और ये क्या है, 3 3 जा 9, और किसी में भी माइनस साइन नहीं है, खाली बीच का एक सब्ट्रैक्शन आएगा। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, और 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 यानी कि 1/1, तो ये लास्ट वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 अपॉन सिंपल 1 हो जाएगा ऐसे। अब 1 भी कह सकते हो अकेला। अब यहाँ पे ओरली सॉल्व करने का ट्राई करो तो आपको आइडिया आ जाएगा। x अपॉन, यहाँ पे देखोगे तो ये 222 माइनस में है, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 230, और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो आंसर आएगा आपका 8 प्लस +8 आएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये 138 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 148 138, तो ये भी हम देखते हैं तो ये प्लस साइन मीन्स सिंपल सा है, इज इक्वल्स टू फाइनल, यहाँ पे तो 1 ही था, 1/1 बोलो या 1 एक ही होता है। अब सिंपल आपको पता है कि x अपॉन 8 जो होता है उसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ, और y अपॉन जो 10 लिखा हुआ है उसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8, सिंपल है डायरेक्ट, और y इज इक्वल्स टू 10। समझ में आया भैया, समझ में आ गया, ये वाला पूरा कंप्लीट ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब ऐसे जो क्वेश्चन है ना, अभी जो ये वाले मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, देखिए जो आगे हम लोगों ने स्टडी किए थे, आगे हम लोगों ने स्टडी किए थे ऐसे ही सम्स, रेशियो वाले, कंपेयरिंग द रेशियो वाले, तो उसमें भी आता था, लेकिन ये वाला जो है ना एग्जाम्पल 15,
ये ऐसे सम बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडी शर्मा में आपको ज्यादा दिए हुए, आरडी शर्मा या कोई भी रेफरेंस बुक आप लेते हो उसमें ऐसे सम्स दी, उसकी प्रैक्टिस करना। ये बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी 2 मार्क्स में होता है, कंपलसरी 2 मार्क में ये पूछते ही है ये लोग, कंपलसरी। आप एवरी ईयर का पेपर उठा के देख लो, आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहले के जो 6-7 क्वेश्चंस रहेंगे, पहले 10 क्वेश्चंस, उसमें ये क्वेश्चंस होते ही है। अब ये क्या है कि सिंपल है कि यहाँ पे आपको एक अननोन वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे एक अननोन यानी वेरिएबल दे देंगे, वेरिएबल का भी वेरिएबल हम कह सकते हैं, अननोन एक वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं लाना है, हमें यहाँ पे जो P है, A है, B जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू हमको लानी है। और कंडीशंस भी यहाँ पे दे रखी हुई है, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, पूरा लिखना है आपको, ये तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप लोगों को पता है यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो पहला टर्म होता है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू, यूनिक का मतलब पहला ही इंटरसेक्ट हो जाता है, b1 अपॉन b2, ये होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे a1 और a2 क्या है, 4 और 2 है, तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका b1 और b2 क्या है, p है b1, और यहाँ पे b2 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे p अपॉन 2। हमें तो ये इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल से अगर आप देखोगे, सिंपल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 2 और 2 वैसे भी डिनोमिनेटर है, तो डायरेक्ट भी कट हो सकता है, जैसे आपको कट करना हो। यहाँ पे देखो ये 2 और 2 दोनों एक ही है, इसीलिए कट हो गए। तो p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। नहीं, देखो यहाँ पे गलती करके आते हैं, यहाँ पे लोग मीन्स आप लोग लिख के क्या आते हो, p इज इक्वल टू 4, ये p इज इक्वल टू 4 नहीं है, ये p इज नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है पता है, आप समझ रहे हो कि अगर अगर 4 के अलावा आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ये यूनिक सॉल्यूशन ला के देगा। लेकिन अगर आपने खुद यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट कर दी तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं लाएगा। देखो यहाँ पे ये 4/2, ये भी 4/2, तो ये तो इक्वल हो गए ना, यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें तो वही तो निकालना है। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये गलती करके मत आना। कई लोग क्या करते हैं, आता है आता करके फटाफट ये कट कर दिया और लिख दिया p इज इक्वल टू 4, p इज नॉट इक्वल्स टू 4, यानी कि यहाँ पे p को 4, p की वैल्यू 4 नहीं होने, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दो, दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो, तो वो आपको सॉल्यूशन यूनिक लाके देगा। लेकिन अगर आपने 4 की 4 यहाँ पे रख दी तो फिर देखो वहां पे नहीं आएगा। तो आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ही है, आपको ये स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना है एग्जाम में। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो काटेगा मार्क एग्जामिनर। देयरफॉर सारी वैल्यू चलेगी p की, ऐसे लिख के आना है। देयरफॉर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट, कौन सी नहीं, सिर्फ 4 की, ओनली के ओनली 4, 4 नहीं होना चाहिए, 4 की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। आपको ये स्टेटमेंट तो कंपलसरी लिखना है, कंपलसरी वाला। ओके, बस यही होता है इसके अंदर, यही है। 2 मार्क आपके पक्के, 2 मार्क कंपलसरी आता है, इतना ही करना होता है। यूनिक भी होता है, देखो यहाँ पे पूछा हुआ यूनिक है, यूनिक भी आता है, नो सॉल्यूशन भी आता है, और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन भी आता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला पूछा गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसा पूछा है कि हम लोग यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखे तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आना चाहिए। अब आपको पता है कि फॉर फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सारे के सारे इक्वल होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस सारे के सारे इक्वल होते हैं, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज रख दो तीनों के तीनों। पहला क्या है, a1 अगर आप देखोगे पहला, तो वहां पे है a1 k है अपॉन 12 है, इज इक्वल्स टू b1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 3, और b2 अगर आप देखोगे तो वो भी है अगेन k। देखो यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ, ये आप टेक्स्ट बुक आपके पास होगा। और c वाले में विथ साइन लिखना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है माइनस के, माइनस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस k-3, और यहाँ पे है अकेला माइनस k, और दोनों के दोनों एलएचएस, ऐसा नहीं कि एक आरएचएस में एक एलएचएस, वो आपको फिर वो भी ध्यान रखना होता है कि सारे के सारे कांस्टेंट टर्म जो है वो एक तरफ है या तो फिर उस तरफ है, जैसा भी है।
तो ये हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे देखो ये तो ऐसे भी कट हो जाता है, ये माइनस माइनस है ना, ये ऐसे कट हो। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों चेक करना है। जैसे भी हम लोग एक्स और वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आता था, वैसे ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो दोनों हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, और ये भाई साहब को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे कैसे भी आप कर सकते हो। तो देखो पहला वाला 6/12 इज इक्वल्स टू 3/k ऐसा था, और जो दूसरा था ये साथ में ही लिख लेते हैं हम लोग। दूसरा जो वैल्यू दिया था वो था 3/k। 3/k इज इक्वल्स टू k माइनस 3/k। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 3/k इज इक्वल्स टू k माइनस 3/k। k माइनस 3/k सिंपल। अब देखो यहाँ पे पहले में फर्स्ट वाले में k इंटू k क्या होता है, k स्क्वायर होता है। देयरफॉर के 2k नहीं होगा, कहीं 2k लिख के बैठे हैं, 2k नहीं होगा, ये k स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई में। 12 3 होता है 36। अब देखो हमें तो k की वैल्यू चाहिए, ये तो k स्क्वायर है, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे। अंडर रूट ऑन बोथ द साइड, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट यहाँ पे। तो अपने को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी k इज इक्वल टू, अकेला नहीं लिखना है, प्लस और माइनस 6 दोनों लिखना है। प्लस ये गलती कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे अकेला 6 नहीं लिखना है भाई, यहाँ पे तो एक ऑर्डिनरी नंबर है, तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी कोई रुपीज और उसकी बात चल रही है किसी की, यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस वाले में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये के और ये के डिनोमिनेटर का था, दोनों के दोनों सेम थे, दोनों मैंने कट कर दिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इज इक्वल्स टू के माइनस 3 ऐसे हुआ। अब ये जो 3 है, अरे ये वाला जो 3 है ये माइनस में यहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू के। तो फाइनली के की वैल्यू यहाँ पे इस तरफ जो मिली आपको सेकंड वाले में, वो आ जाएगी 6। के की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली। अब इसमें एक्चुअली आप चूज कौन सा करो, कि अभी आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो प्लस और माइनस आ रहा है, यहाँ पे अकेला, तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू है, दोनों में कॉमन मानी +6 ये तो अकेला 6 हुआ, तो आपके लिए 6 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको कंपलसरी है स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपको लिया हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम आपको सॉल्व करना तो आ गया, सॉल्व तो चलो आपने अच्छे से यहाँ पे कर दिया जैसे मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन फिर क्या करना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है आपको। तो ये लिखना है कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 6 दैट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, तो वो हो जाएगा k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 6 रख के देखोगे तो वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आपको लाके देगा। ओके, सो आई थिंक ये आप लोगों को कंप्लीट पता चल गया होगा। इज इट ओके? अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 3.5 हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है ना आप लोग अपने आप कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैंने आपको करवाया। खाली यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तीनों में से। और तीनों को चेक करने के लिए भी मैंने 3.2 उस टाइम पे करवाया था, तो ये आप लोग कर ही सकते हो, ये वाला आप अच्छे से कर ही सकते हो। तो ये आप लोग के लिए खुद के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं सेकंड वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले 2x, एक ही खाली मैं बता देता हूँ, सॉल्व ही नहीं करता आप लोग के लिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो फिर आपको पूरा वो लिखना पड़ता है, कंपेयरिंग द रेशियोज, ऐसे 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 करके, वो जो आप लिखते हो ना कंपेयरिंग द रेशियोज, ऐसे करके आपको लिखना रहता है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये a1/a2 क्या है, 2/3। a1/a2 क्या है, 2/3। और दूसरा वाला b1/b2 क्या है, 1/2। तो क्लियरली वो तो इक्वल है ही नहीं ना, 1/2। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे कौन सा है, यूनिक। अब आपको सॉल्व करना है, यूनिक है तो ही सॉल्व करना है, इनफाइनेटली मैनी और नो सॉल्यूशन में तो आपको करना ही नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अब ये यूनिक सॉल्यूशन में आप कर लोगे, किससे करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी यहाँ पे एक चीज ध्यान क्या रखनी है, चलो कंपेयरिंग द रेशियोज में आपने ध्यान नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि 2x प्लस जो y है इज इक्वल टू 5 नहीं, -5 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्डाइज फॉर्म कर देना है। और 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल्स टू 0, फिर आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे पूछा गया है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को एक डबल इक्वेशन बनता दिखेगा। डबल इक्वेशन कैसे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है ना, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे पहला है 2 और नीचे है a-b, दूसरा यहाँ पे आप देखोगे तो ये है 3 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपका a+b, और थर्ड वाला देखोगे तो ये है 7, ऊपर देखो ये वाला है 7, और ये पूरा टर्म है कांस्टेंट, ये पूरा टर्म अकेला 2 नहीं है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा 3a+b-2, ऐसे ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब आप लोगों को लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको एक के साथ कंपेयर करो, फर्स्ट को आप चाहो या तो कैसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, आप कैसा भी चाहो तो उसको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो है ये वाला, ये दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको एक इक्वेशन मिलेगी। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वहां पे डायरेक्ट आंसर मिलता था, क्यों डायरेक्ट मिलता था, वहां पे एक ही खाली यूनिक टर्म, सॉरी वेरिएबल टर्म था, या तो ए होता था या तो बी या तो के फॉर्म में देते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, इन दोनों को, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, दूसरी मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, मैं वैल्यू नहीं बोल रहा, मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, आपको मिलेगी दो इक्वेशन मिलेगी। फिर आप उसको दो इक्वेशन को सॉल्व, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मेथड से सॉल्व कर लो, या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, या तो कोई भी मेथड से, बट ये अभी चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। किसको स्टैंडर्डाइज, धनंजय किसकी बात कर रहे हो स्टैंडर्डाइज के लिए? देखो कंपेयरिंग द रेशियोज में चलता है, कंपेयरिंग द रेशियोज में, देखिए कंपेयरिंग द रेशियोज की अगर आप बात करते हो धनंजय, तो यहाँ पे ये 7 है और ये पूरा टर्म जो भी है पूरा लंबा चौड़ा, आप दोनों को एलएचएस में लेके आते अगर, तो होता तो वही चीज ना, माइनस माइनस, तो आप ऐसे भी यहाँ पे तो कट करने वाले थे, तो यहाँ पे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कंपेयरिंग द रेशियोज में। लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा तो किसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो उसको दोनों को जोड़ो मत, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज ऑल टू डिफरेंट थिंग, एंड यू कैन से कंपेयरिंग द रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों को मत जोड़ो। हाँ कंपेयरिंग द रेशियोज में आप रख सकते हो, कंपेयरिंग द रेशियोज में आप चाहे, लेकिन एक रूल है कि चाहो तो आप उसको आरएचएस में रखो या तो एलएचएस के एलएचएस में रखो, ऐसा नहीं कि एक आरएचएस और एक एलएचएस, कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो कंपलसरी स्टैंडर्डाइज फॉर्म कर देना, जैसे आपको ये दो इक्वेशन मिलने वाली है ना, यहां से आपको दो इक्वेशन मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी, a+a-b ऐसा कुछ मिलेगा आपको, a+b इज इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे भी आपको कुछ मिलेगा a-b इज इक्वल टू समथिंग, दो आपको मिलेंगे इक्वेशन, फिर उसको आप स्टैंडर्डाइज करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी चीज है, या तो फिर उसको एलिमिनेशन करो, जो भी है। गॉट इट, ये कर लोगे आप लोग, बताइए ये वाला आप लोग कर लोगे? ओके फाइन, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम है, देखो ये वाला है नो सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है के की वैल्यू फाइंड करो नो सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे देखो नो सॉल्यूशन का मतलब आप लोगों को पता है, नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, यही होता है नो सॉल्यूशन में। क्या होता है, पहला तो इक्वल हो गया लेकिन दूसरा जो है वो इक्वल नहीं होता। नो सॉल्यूशन का मतलब ना तो ये इंटरसेक्टिंग है ना तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 3/2k-1 ये हो गया, इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है
k माइनस वन, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 1 और यहाँ पे मैं लिख लूंगा k माइनस वन। बस इन दोनों को सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मेथड अलग चीज है। तो इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, जो भी आपकी k की वैल्यू आएगी, जो भी आपकी k की वैल्यू आएगी, दैट विल सेटिस्फाई करेगी कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन है। इज इट ओके? कर लोगे ये वाला भी? ये वाला कर लोगे आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन ये वाला खुद कर लेना, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में तो ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको कहा था स्टैंडर्डाइज कर देना, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे दो इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। ओके, और दोनों मेथड है तो दोनों मेथड कर लेना। अब आ जाते हैं मेन यहाँ पे अपने फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय वर्ड सम। वर्ड सम की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं आपको वर्ड सम बना के दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, बाय एनी, तो आपको लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टी, एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन, जो आपको लगता है। बट मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें 4 या 5 सम होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भले ही आपको पसंद ना हो, किसी को समझ में मीन्स ऐसा लग रहा हो कि भाई थोड़ी टेडियस मेथड है, ये मेथड है, वो मेथड है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ये 5-10 सम तो एटलीस्ट सॉल्व करो, तो क्या होगा, एक प्रैक्टिस बनी रहेगी। वरना आपको, आप मेरे को बताया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना 90%, वो एलिमिनेशन पे जाते हैं। अगर किसी, अगर छूट दे दी ना कि एलिमिने एल्जेब्रिक मेथड पकड़ लो कोई भी, तो मुझे बताया कि ज्यादातर बच्चे एलिमिनेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पबजी टाइप ज्यादा लगता है, कट मार थाड़, ठीक है, किसी को एलिमिनेट करना। एनीवेज जस्ट किडिंग। लेकिन लेकिन ये 5 या 6 सम है ना एटलीस्ट एनसीईआरटी के, वो तो आप लोग कर ही लेना। होता क्या है, कई बार एग्जामिनर जो है ना 2 या 3 मार्क में कोई भी ऐसी इक्वेशन दे देगा आपको और बोल देगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब उसकी प्रैक्टिस ना हो या भूल गए या कुछ छूट गया होगा, तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। सो आप लोग जो है, ये मैं ऐसा बोलता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज रहने के फिक्स चार्ज है, और खाना खाने के पर डे जितना मीन्स खा रहे किस तरीके से, उस पे से देता है, चार्ज रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि भाई फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज वो मान के चलो रुपीज एक्स है, रुपीज एक्स है। और यहाँ पे चार्ज पर डे, मैं ऐसे लिख लेता हूँ सी पर डे, चार्ज आपको पूरा लिखना है, चार्ज पर डे वो हो जाता है रुपीज वाई। अब पहली इक्वेशन कैसी बन रही है, देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो खाना खा रहा है 20 दिन तक, तो उन्हें पे करना पड़ रहा है 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। तो फिक्स चार्ज, पहली इक्वेशन, फिक्स चार्ज उसके होंगे एक्स। अब 20 दिन तक रहने वाले हैं तो 20y हो जाएगा, क्योंकि एक दिन के खाने के y है, तो 20 दिन के कितने होंगे, 20 × y, 20 दिन का खाना, और टोटल उन्होंने पे किया है 1000। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन देखो, जबकि स्टूडेंट बी जो है वो फूड ले रहा है 26 डे तक, 26 डे तक, तो इसका मतलब फिक्स चार्ज तो उनको भी देना पड़ेगा, प्लस 26y, 26y एक दिन के वाई रुपीज था, तो 26 रुपीज के खाने के कितने होंगे, 26y, और टोटल दे दिया उन्होंने 1180। तो हो गई लो ये आपकी दो इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करना है, ये यहाँ पे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब प्रॉब्लम क्या होता है, जब ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती है ना, तब दिक्कत आती है, तब प्रॉब्लम आती है, बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन चल जाता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है एक बार सॉल्व करना है तो कर लो, वरना एलिमिनेशन या कोई भी मेथड से आप कर सकते हो सॉल्व। गॉट इट, ये इक्वेशन पता चल गया, ये फर्स्ट जो वर्ड सम था आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और सेकंड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन बनता है 1/3, मीन्स हो जाता है कब, जब 1 आप सब्ट्रैक्ट करते हो न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर को तो आप छूते भी नहीं हो, डिनोमिनेटर को आप छूते भी नहीं हो, न्यूमरेटर में से सिर्फ आप एक्स में से, मीन्स आपने ले लिया न्यूमरेटर मान के चलो एक्स, और डिनोमिनेटर आपने ले लिया वाई। तो पहले केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है
कि आपने न्यूमरेटर में से 1 को माइनस किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, तो ये हो गया आपका 1/3 फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन फिर इसको आप सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, फिर जो इक्वेशन आती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे दूसरी इक्वेशन कैसी बनती है देखिए, इट बिकम्स 1/4। 1/4 बनता है कब, जब 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का कुछ नहीं होने वाला, मीन्स कुछ है नहीं, तो उसको रख लेते हैं हम लोग x। लेकिन डिनोमिनेटर में y ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, तो y प्लस 8 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1/4। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो इसमें कोई डाउट है, ये वाले वर्ड सम में किसी को डाउट है तो बताओ। ये कर लोगे सॉल्व, फिर इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर देना, और जैसे आप मेथड से करना चाहते हो उसको सॉल्व कर लेना। ये स्टैंडर्डाइज मेथड से आप लोग कर लेना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो है अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। यानी कि सिंपल सा है कि अगर आपने राइट किए तो +3 और रॉन्ग किया है तो -1। अब मान के चलो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान के चलो करेक्ट क्वेश्चंस जो थे वो उसने अटेम्प्ट किए होंगे, वो x होंगे, और इनकरेक्ट जो थे, इनकरेक्ट वो y होंगे, इनकरेक्ट y होंगे। ठीक है, अब उसने करेक्ट किए, फर्स्ट सिचुएशन तो यहां से ही बन जाती है, फर्स्ट सिचुएशन तो ये वाली जो लाइन दी है ना, वो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पे बन गए कि अगर उसके 3 मार्क्स एक करेक्ट आंसर के थे, अब उसने करेक्ट क्वेश्चन एक अटेंड किया तो 3 मार्क, ऐसे उसने x अटेंड किए तो कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो ये हो गया उसका फर्स्ट 3x। अब यहाँ पे -1 मैं लिखूंगा, क्यों -1, क्योंकि एक क्वेश्चन के -1 है। यहाँ पे देखो लूजिंग 1 मार्क का मतलब क्या हुआ, -1 हुआ। तो उसने अगर ऐसे y क्वेश्चन गलत कर दिए, अटेम्प्ट कर दिए, तो ये हो गया उसका -y, तो ये हो जाएगा उसके 4040, ये हो जाएगा उसका 4040। और दूसरा यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, अब यहाँ पे क्या ध्यान से देखना, अगर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अब इक्वेशन चेंज हो गया, मान के चलो पेपर सेटर ने ये दूसरा एक अपने को सिचुएशन दे दिया कि अगर 4 मार्क, अब करेक्ट आंसर के 4, 3 नहीं, अब 4 मार्क, अगर 4 मार्क अवॉर्ड किए एंड 2 मार्क डिडक्टेड फॉर, यानी कि -2, तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x सिंपल सा -2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे उसको कितने मार्क मिल रहे थे, 5050। देखो पूरी लाइन यहाँ पे दी है 5050। तो ये हो गए आपके दो इक्वेशन, सिंपल सा। बस मैं वही बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन में यहाँ तक पहुंच गए तो आप लोगों का बेड़ा पार। समझ में आ गया ये वाला, बताइए इसमें किसी को डाउट है। ओके, परफेक्टली, थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग आ जाते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले को एग्जाम पेपर में, अरे सॉरी, आपके जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें आईएमपी कर लेना। ये बहुत बार एग्जाम में एज इट इज पूरा पूछा गया है, इसलिए इसे अच्छे से देख लो। यहाँ पे थोड़ा हम लोग यूज करने वाले हैं फिजिक्स का, ध्यान से समझना। प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर दूर थे। पहले मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम देखो, थोड़ा कुछ तो है ना जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, तो वहां पे डायग्राम जो है ना, आप आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व कर देता है। तो मान के चलो यहाँ पे ए एंड बी मैं ले लेता हूँ, और ये जो है ना, ये वाला, ये 100 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। पहला तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यहां से एक कार स्टार्ट होता है, मान मान के चलो ए पोजीशन से ए कार है, ये पोजीशन है, कार नहीं है, लेकिन हम लोग ए ही दे देते हैं। तो यहाँ से ए कार स्टार्ट होती है, यहाँ से बी कार स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जब दोनों, केस वन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। केस वन, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, ये दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ए भी यहां से इधर से निकला, और ये बी जो है वो भी यहां से निकला ऐसे। बट मान के चलो ये पोजीशन पे आके, ये पोजीशन पे आके ये लोग एक्चुअली मीट कर रहे हैं, ये लोग मीट कर रहे हैं।
ये ए ने शुरुआत यहां से किया और बी ने शुरुआत यहां से की। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पे लिखा है इफ द ट्रैवल कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड भले उसकी अलग अलग है, लेकिन ऐसा है कि दे विल मीट इन 5 आवर्स। यानी कि ए ने यहां से शुरुआत की और बी ने यहां से शुरुआत की, दोनों के दोनों 5 घंटे होते हैं दोनों के। अब ऑब्वियसली इसमें तो ए वाला जो होगा वो तो फास्ट चल रहा होगा ना, तब जाके उसने यहाँ पे फटाफट पहुंच गया होगा। बी वाले की स्पीड थोड़ी कम होगी, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट पर्टिकुलर मेथड, किसकी स्पीड ज्यादा है हम लोग को नहीं देना देना। बट कहने का मतलब ए ने शुरुआत की यहां से, बी ने की यहाँ पे, ये जो ब्लू पॉइंट है यहाँ पे 5 घंटे में आके लोग मिल रहे एट 5 आवर। इसका मतलब ये जो मैंने ग्रीन ये जो पोर्शन बताया ना आपको, वो क्या बता रहा है कि ए ने इतना डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में और बी ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में। ये सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। अब हमको पता है कि यहाँ पे हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं ना शॉर्ट में लिखता हूं, वरना एस आपको पता होना चाहिए। एस को हम डिस्टेंस बताते थे, 9th स्टैंडर्ड में मोशन चैप्टर आता था, तो एस को हम स्पीड नहीं बोलते, उसको वी बोलते थे, आपको पता हो। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फटाफट, इसलिए इसको गलत इंटरप्रेट मत कर देना। तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड जो है, स्पीड स्पीड जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। तो ये टाइम जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये ग्रीन पोर्शन है, बी ने कितना ट्रैवल किया और ए ने कितना ट्रैवल किया, वो मुझे निकालना है। तो मैं सिंपल कैसे निकालूंगा, मान के चलो ए जो कार है उसकी स्पीड थी x किलोमीटर प्रति घंटे और बी की स्पीड थी y किलोमीटर प्रति घंटे। तो आफ्टर 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे के बाद उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, अगर हमको निकालना है तो सिंपल यही वाली फिजिक्स की फॉर्मूला। स्पीड उसकी कितनी है x किलोमीटर, किसकी बात चल रही है, ए की बात चल रही है, एक्स किलोमीटर। टाइम उन्होंने कितना लिया है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 आवर, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x। तो ए ने कितना ट्रैवल किया 5x किलोमीटर, और बी ने बी ने अब बी का हम निकाल देते हैं। यहाँ पे, यहां से उसने स्टार्ट किया यहां तक, अब वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो हम निकालते हैं। तो टाइम जो है वो तो वो भी 5 ही घंटे ले रहा है, वो भी 5 ही घंटे ले रहा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो y किलोमीटर हमने मानी हुई है, तो उसकी स्पीड, उसकी जो डिस्टेंस कवर होगी वो हो जाएगी 5y किलोमीटर। इतना आपको समझ में आया, ये वाला कहां से आया, बस ये मेन है, ये समझ में आया 5x और 5y किलोमीटर कहां से आया, बताइए। अगर डाउट हो तो पूछ लो, तो समझा दूंगा। समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छे, परफेक्ट। सिंपल सा है, डिस्टेंस को हम लोगों ने उस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। अब आप, अब या, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5x और 5y ये डिस्टेंस हो गया, थोड़ा दिमाग लगाना, ये पूरा 5x है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये पूरा जो है 5x है ये वाला, और ये वाला पूरा 5y है। हमने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ x और y, वो हम लोग नहीं, हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन हमने निकाल दिया कि ये 5x किलोमीटर है, ये 5y है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो बताओ मुझे, दिया हुआ ही है, दिमाग लगा के बताओ, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ये 5x किलोमीटर है और ये 5y किलोमीटर है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100। बहुत अच्छे, सिंपल सा था, सिंपल सा था, बहुत अच्छे एवरीवन। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन आ गया जी, 5x - 5y इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, देख लो यहाँ पे। तो फाइनली आप बना सकते हो इस इक्वेशन को, x - y इज इक्वल्स टू 20। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद सेकंड सेकंड थियरी क्या बता रही थी कि अगर दोनों एक ही साथ, एक एक डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं,
यानी ये जो ए है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ये ए है, ये बी है, पोजीशन है। अब ए ने यहां से लेके यहां तक ट्रैवल किया, मान के चलो यहां से लेके यहां तक ट्रैवल किया, और बी ने यहां से शुरुआत की और यहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं इस वाले पोजीशन पे, ऐसे इस वाले पोजीशन पे ये लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यहाँ पे अगर हमको निकालना है, तो सिंपल सा वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ पे आपको पता है ये जो ए की स्पीड थी, ए की जो स्पीड थी, ए की जो स्पीड थी वो कितनी थी, यहाँ पे एक्स थी, हमने अभी निकाला था, एक्स थी, हमने माना हुआ था। अब यहाँ पे ये लोग टाइम कितना ले रहे हैं, देखिए टाइम, टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, टाइम ये लोग ले रहे हैं, अगर एक साथ सामने से डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लोग ले रहे हैं टाइम 1 आवर, यहाँ दिया हुआ है, इट इज टेकिंग, दे आर टेकिंग 1 आवर। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर आप 1 आवर यानी 1 लगा दोगे यहाँ पे, टाइम 1 एक्स था, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, ये जो भाई साहब है ना, ये एक्स किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, और ये जो है यहाँ पे वाई किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। समझ में आ गया ये वाला, सिंपल, एक्स किलोमीटर, वाई किलोमीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों का डिस्टेंस ऐड करेंगे तो कितना होगा, यस परफेक्ट 100, परफेक्ट यस 100 होगा। बहुत ही इजी है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आपकी सेकंड इक्वेशन भी आ गई एवरीवन। सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो सर एंड मैम, ये आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन भी आ चुका है। ओके, सो हो गई आपकी दो इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन फिर आप लोग सॉल्व कर लेना, ये दोनों इक्वेशंस जो है आप लोग सॉल्व कर लेना अच्छे से। ओके, सो आई होप ये पूरा आप लोगों को कंप्लीट चलेगा। दो इक्वेशन आ गई, मेन चीज यहाँ पे तक क्या था, समझना था, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द आर, यहाँ पे समझना था, बाकी सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और फाइनली ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ये वाला टॉपिक क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and its breadth is increased. Just a minute. Okay, so यहाँ पे देखिए, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth so and so। पहले तो है ना इसके डीप एक बेसिक में जाइए, आपको पता है कि लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है, आपको पता ही है। अगर सिंपली मैं कहूं ये L है, ब्रेथ B है, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, LB हो जाएगा, L इंटू बी या LB हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ये बेसिक चीज है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एक्स वाई, एलबी, एलबी हम लेते हैं, यहाँ पे एलबी ले सकते हो आप, एक्स वाई भी ले सकते हो, लेंथ एक्स मान लो, ब्रेथ वाई मान लो, तो वो एक्स वाई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि एलबी जो है वो 9 यूनिट से कम हो रहा है, कब, एलबी यानी क्या, एरिया, एरिया 9 यूनिट से कम हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, जब उसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट कम हो जाए और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाए। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जिनांश बता देता हूँ सिंपली। देखो जिनांश को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जिसको भी नहीं समझ में आया मेरे को बता देना, उसी टाइम आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल आप लोगों को पता है ये होता है एल इंटू बी, एरिया। अगर इसका एरिया निकालना, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट यू विल डू, एल इंटू बी,
एल बी ले लोगे ना, सिंपल सी चीज है, एल इंटू बी, या तो एल बी बोल दो, जो भी आप समझना चाहते हो। तो ये हो गया आपका एल बी, ये मेन चीज, ये बेसिक है। अब पहली लाइन क्या बोल रहे हैं कि आपका ये जो एरिया है ना वो 9 यूनिट कम होने वाला है। कब कम होगा? कब कम होगा? जब, तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं एल बी माइनस 9। कब कम होगा? जब आपके लेंथ में, जब आपकी लेंथ में 5 यूनिट कम होगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एल माइनस 5, L-5, और ब्रेथ में दैट इज B+3। जिनांश अब समझ में आया? ये क्या सिंपली था L और B, सिंपली क्या था L और B, L इंटू बी तो होता है आपका एरिया LB। लेकिन आपके एरिया में 9 यूनिट कम हो गए। कब हुए? जब 5 यूनिट आपके लेंथ कम हुई और ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ गई, ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ गई। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि देखो भैया यहाँ पे अब एल बी है, अकेला एल या अकेला बी नहीं है, एल बी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल बी माइनस 9, सिंपल सा ब्रैकेट को खोलना है आपको, ये वाला एल इंटू बी, ये क्या होता है एल बी, प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15। अब देखोगे ना यहाँ पे, तो ये LB और ये LB कट हो गया। क्यों कट हुआ? बिकॉज सेम साइन है और ऑपोजिट जगह पे, LHS और RHS दोनों पे एक एक है और सेम साइन, इसीलिए कट हो गया। अब या तो फिर LB को यहाँ लेके आओ तो वही हुआ ना, LB माइनस LB। तो आपकी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी आई? यहाँ पे देखो 3L माइनस 5B, 3L माइनस 5E, ये तो था ही एल एन बी। ये -15 जो है इसको उठाकर आप यहां पे लेके आए होते, किसी का भी, जो भी आपको करना है, जैसे भी आपको करना है, ये -15 जो है आप यहां लेके आए होते तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता? प्लस हो जाता ये वाला। तो इधर आंसर क्या आता? ये -15 है, ध्यान से देखिए -15 है, ये यहाँ पे आ जाता तो क्या होता? आंसर बताइए। -15 +15 -9, ये क्या होता? +15 -9, सिंपल सी चीज है, 6। यस। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ में आया? बस ये समझ में आया तो सेकंड तो आप अपने आप बना सकते हो। अरे 4 कहां से होगा भव्य जी, 4 कहां से होगा? ये समझ में आया? ये बताओ मुझे, ये वाला पोर्शन समझ में सबको आया? तो आपका सेकंड जो इक्वेशन है ना, सेकंड, ये यहां से आप बना सकते हो, ये वाला जो है सेकंड इक्वेशन जो है यहां से, इसे आप बना सकते हो आराम से। देखो अब सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अब मैं लेंथ को बना देता हूं 3 यूनिट, तो देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं L+3 मल्टीप्लाई बाय, दूसरे ब्रैकेट में ब्रेथ ले लूंगा, ब्रेथ बाय 2 यूनिट। तो यहां पे मैं ले लेता हूं ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दैट इज B-2, ऐसे ब्रेथ बाय 2 यूनिट इज इक्वल्स टू, यहां पे ध्यान से देखना, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2, दोनों में मैं इंक्रीज, सॉरी दोनों में इंक्रीज करना है, दोनों में यहां पे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, दोनों में मैंने इंक्रीज किया। द एरिया इंक्रीजेस बाय, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया आपका क्या होता था? LB होता था, तो उसमें आप 67 ऐड कर दो। LB यानी आपका एरिया होता था, एरिया में आप 67 ऐड कर दो। तो पहले अगेन ये ब्रैकेट को खोलो, दैट इज LB 2L प्लस 3B प्लस 6 इज इक्वल्स टू LB प्लस 67। तो यहाँ पे LB और ये LB कट हो गया, तो फाइनली आपका जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो होगा 2L प्लस 3B। ये जो 6 है ना, ये यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 61। 67 में से 6 निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपका 61। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो सर एंड मैम, आप लोगों का 2 इक्वेशन हो गया है, आप अपने आप अब सॉल्व कर सकते हो कोई भी मेथड से। ये समझ में आ गया? परफेक्टली बताइए।